बीएससी थर्ड ईयर पेपर थर्ड का अपन यूनिट 4 शुरू कर रहे हैं, अति चालकता। अति चालकता, ठीक है। अति चालकता होती क्या है? देखिए, अपन ने दो तरह के पदार्थ पढ़ रखे हैं। एक होते हैं चालक, दूसरा होता है कुचालक। तीसरे भी अपन ने पढ़ रखे हैं वैसे तो, वो होते हैं अर्धचालक। और जो चौथे प्रकार के अपन पढ़ेंगे वो है अति चालक, ठीक है। इन सब के बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। चालक, कुचालक, अर्धचालक और अतिचालक अपना टॉपिक है ही, ठीक है। इसके बाद में सबसे पहले पढ़ेंगे अपन चालक के बारे में कि चालक होता क्या है। चालक कौन से पदार्थ होते हैं? इसे कहते हैं अपन चालन बैंड और इसे कहते हैं संयोजकता बैंड। वे पदार्थ जिनके लिए चालन बैंड तथा संयोजकता बैंड के मध्य का ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है, इतना कम होता है कि संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन चालक बैंड के इलेक्ट्रॉन में संक्रमित हो जाते हैं। क्या कहलाते हैं? चालक पदार्थ कहलाते हैं, जिन्हें सामान्य भाषा में अपन कहते हैं वे पदार्थ जो विद्युत का चालन करते हैं चालक कहलाते हैं। इसी प्रकार कुचालक पदार्थों में जो ये ऊर्जा अंतराल होता है वो बहुत ज्यादा होता है। संयोजकता बैंड और चालन बैंड ये इतना ज्यादा होता है कि कितनी भी अपन बाहर से ऊर्जा दे दें, ये इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में संक्रमित नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो ऐसे पदार्थों को अपन क्या कहते हैं? कुचालक पदार्थ कहते हैं। यहाँ पर ये कहेंगे वे पदार्थ जो ऊष्मा या विद्युत का चालन नहीं करते हैं कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लकड़ी हो गई, ठीक है, जितने भी चीजें कांच वगैरह ये सब प्लास्टिक, ये चीजें क्या होती हैं? कुचालक पदार्थों की श्रेणी में आती है, ठीक है। तीसरे प्रकार के जो चालक होते हैं वो अर्धचालक होते हैं। उनमें सामान्य अवस्था में तो वो पदार्थ कुचालक पदार्थों की तरह व्यवहार करते हैं। जब अपन टेम्परेचर को बहुत कम रखते हैं और किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि उन पदार्थों में नहीं मिलाते हैं, उस अवस्था में वे पदार्थ कुचालक पदार्थों की तरह व्यवहार करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी विशेष स्थितियां होती हैं, जैसे हमने मान लो कोई विशेष अशुद्धि उसमें मिला दी और उसको रूम टेम्परेचर पे ले आए, 27 डिग्री सेंटीग्रेड जो अपन रूम टेम्परेचर मानते हैं प्रायोगिक रूप से, उस पर ले आए, उसके बाद में उनकी चालकता बहुत अधिक हो जाती है। वो अशुद्धि की मिलावट के कारण होती है। ऐसे पदार्थों को अपन अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। इनके बारे में अपन ने बहुत कुछ पढ़ लिया है, आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो अपने चौथे प्रकार के जो पदार्थ हैं वो है अति चालक। अति चालक पदार्थ, देखिए अति चालक पदार्थ क्या होते हैं? कुछ एक पदार्थ, हर पदार्थ से अति चालक नहीं बनाया जा सकता, लेकिन कुछ एक पदार्थों की या कुछ एक धातुओं की या कुछ एक धातुओं के मिश्रण की यह विशेषता होती है कि अत्यंत न्यून ताप पर, अत्यंत न्यून ताप पर, लगभग 0 केल्विन के आसपास, लगभग 0 केल्विन के आसपास अत्यंत न्यून ताप पर वे पदार्थ जिनकी
प्रतिरोधकता समाप्त हो जाती है अतिचालक पदार्थ कहलाते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी प्रतिरोधकता अत्यंत न्यून तापों पर लगभग समाप्त हो जाती है या खत्म हो जाती है। उन पदार्थों को अपन अतिचालक पदार्थ कहते हैं। अगर प्रतिरोधकता शून्य होगी तो चालकता क्या हो जाएगी? चालकता 1 प्रतिरोधकता, चालकता इनफाइनाइट अनंत हो जाएगी। अर्थात वे पदार्थ जो अत्यंत न्यून ताप पर अनंत चालकता प्रदर्शित करते हैं या शून्य प्रतिरोधकता प्रदर्शित करते हैं अतिचालक पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, लिखेंगे इसमें अतिचालक पदार्थ की परिभाषा में लिखेंगे किसी निश्चित अत्यंत अल्प ताप पर धातु की प्रतिरोधकता लगभग शून्य हो जाती है, अर्थात चालकता अत्यधिक हो जाती है। पदार्थ के इस गुण को अतिचालकता कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे अपन अतिचालकता के गुणधर्म। पहला लिखेंगे अपन क्रांतिक ताप। देखिए मैं बता देता हूं आपको क्रांतिक ताप होता क्या है। लिख दूंगा, क्रांतिक ताप वह न्यूनतम ताप है जिससे कम ताप पर ही पदार्थ अतिचालकता का गुण प्रदर्शित करता है। यदि अपन उससे अधिक तापमान बढ़ा देंगे तो पदार्थ का अतिचालकता गुण क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। ऐसे ताप को अपन क्रांतिक ताप कहते हैं। ठीक है, तो क्रांतिक ताप यदि मान लीजिए किसी धातु के लिए क्रांतिक ताप का मान Tc है, T क्रिटिकल, इस ताप से अधिक ताप पर वह धातु सामान्य चालक की तरह व्यवहार करेगी और इस ताप से कम ताप पर वह धातु अतिचालक की तरह व्यवहार करेगी। तो क्रांतिक ताप वह ताप होता है जिससे कम ताप पर धातु अतिचालक की तरह व्यवहार करती है तथा जिससे अधिक ताप पर धातु सामान्य चालक की तरह व्यवहार करती है। उसे अपन क्या कहते हैं? क्रांतिक ताप कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे अपन। इसकी परिभाषा लिखेंगे, वह निश्चित ताप जिससे कम ताप पर पदार्थ को ठंडा करने पर
पदार्थ का प्रतिरोध, पदार्थ का प्रतिरोध, पदार्थ का प्रतिरोध, प्रतिरोध शीघ्रता से कम होने लगता है, शीघ्रता से कम होने लगता है तथा शून्य की ओर अग्रसर होने लगता है, तथा शून्य की ओर अग्रसर होने लगता है, अग्रसर होने लगता है। क्रांतिक ताप कहलाता है, क्रांतिक ताप कहलाता है। क्रांतिक ताप से, क्रांतिक ताप से अधिक ताप पर, क्रांतिक ताप से अधिक ताप पर, अधिक ताप पर पदार्थ, अधिक ताप पर पदार्थ सामान्य चालक की तरह, सामान्य चालक की तरह व्यवहार करता है, व्यवहार करता है तथा क्रांतिक ताप से, क्रांतिक ताप से कम ताप पर, कम ताप पर पदार्थ, पदार्थ अति चालक की तरह व्यवहार करता है, अति चालक की तरह व्यवहार करता है, व्यवहार करता है। ये इसका पहला गुणधर्म हो गया अति चालकता का, क्रांतिक ताप। तो ठीक है, क्रांतिक ताप से हम क्या समझते हैं? वह न्यूनतम ताप जिससे कम ताप पर पदार्थ अति चालक की तरह व्यवहार करता है तथा जिससे अधिक ताप पर पदार्थ सामान्य चालक की तरह व्यवहार करता है। ये हो गया क्रांतिक ताप। ठीक है, सेकंड जो इसका गुणधर्म है वो लिखते हैं अपन दीर्घ स्थायी धारा, दीर्घ स्थायी धारा। देखिए ये क्या होती है दीर्घ स्थायी धारा? नाम से ही अपन को पता चलता है, दीर्घ का मतलब लंबे समय तक, स्थायी का मतलब स्थायी रहना। धारा ऐसी धारा जो किसी चालक में बहुत लंबे समय तक, बहुत ज्यादा लंबे समय तक स्थायी रहती है या बनी रहती है, जिसमें किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती, उस धारा को हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्थायी धारा कहते हैं। ठीक है, इसमें लिखेंगे किसी अति चालक पदार्थ, किसी अति चालक पदार्थ से बनी रिंग में, किसी अति चालक पदार्थ से बनी रिंग में दिष्ट धारा, दिष्ट धारा, दिष्ट धारा यदि एक बार प्रवाहित कर दी जाए, यदि एक बार प्रवाहित कर दी जाए, यदि एक बार प्रवाहित कर दी जाए तो यह दिष्ट धारा, तो यह दिष्ट धारा अत्यधिक समय तक, अत्यधिक समय तक बिना किसी हानि के, बिना किसी हानि के इस रिंग में,
इस रिंग में प्रवाहित होती रहेगी, प्रवाहित होती रहेगी। इसे दीर्घ स्थायी धारा, दीर्घ स्थायी धारा कहते हैं, दीर्घ स्थायी धारा कहते हैं। तो दीर्घ स्थायी धारा से अपन ने क्या समझा? दीर्घ स्थायी धारा वह धारा होती है जो किसी अतिचालक में बहुत लंबे समय तक बनी रहती है। इसमें अपन क्या करते हैं? किसी अतिचालक पदार्थ को मोड़कर उसकी एक रिंग बना लेते हैं और इस रिंग में जो अपन ने धारा प्रवाहित की वो लंबे समय तक इस रिंग में ही बनी रहेगी, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। इस धारा को अपन क्या कहते हैं? दीर्घ स्थायी धारा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना गुणधर्म है अपन उस पर चलते हैं। नेक्स्ट अपना गुणधर्म है तीसरे नंबर का, क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र। क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। ये चलते हैं अपन क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र की तरफ। क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है? देखिए, जैसे कोई अतिचालक पदार्थ है, ये अतिचालक पदार्थ यदि हम इस पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करते हैं, इस पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करते हैं तो इसकी अतिचालकता का गुण, इसकी अतिचालकता का गुण नष्ट होने लगता है, नष्ट होने लगता है। किसी भी अतिचालक को यदि हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसके अतिचालकता के गुणों में कमी आनी शुरू हो जाती है। तो किसी भी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का वह मान जिसके लिए किसी पदार्थ के अतिचालकता का गुण पूर्णतया नष्ट हो जाता है, पूर्णतया खत्म हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र का वह मान क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, इसमें इसके बारे में अपन लिखेंगे। जो मैं कह रहा हूं उसका मतलब ये है कि जब एक चुंबकीय क्षेत्र का निश्चित सामर्थ्य, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का निश्चित सामर्थ्य किसी अतिचालक पदार्थ पर आरोपित किया जाता है तो उस अतिचालक पदार्थ का यदि पूर्णतया गुण, अतिचालकता का गुण पूर्णतया नष्ट हो जाए तो चुंबकीय क्षेत्र के उस मान को अपन क्या कहेंगे? क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, इसमें लिखेंगे अतिचालक अवस्था में, अतिचालक अवस्था में पदार्थ पर जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है, आरोपित किया जाता है तो उसके अतिचालकता के गुणों में, तो उसके अतिचालकता के गुणों में कमी आने लगती है, तो उसके अतिचालकता के गुणों में कमी आने लगती है, कमी आने लगती है। आरोपित चुंबकीय क्षेत्र का, आरोपित चुंबकीय क्षेत्र का वह मान जो
जो पदार्थ के अति चालकता गुण को नष्ट करने के लिए आवश्यक होता है क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। आरोपित चुंबकीय क्षेत्र का यह मान, आरोपित चुंबकीय क्षेत्र का वह मान, चुंबकीय क्षेत्र का वह मान क्रांतिक ताप पर निर्भर करता है। क्रांतिक ताप पर निर्भर करता है। ताप में वृद्धि करने पर, ताप में वृद्धि करने पर, ताप में वृद्धि करने पर क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र के मान में क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र के मान में परवलय के रूप में कमी आती है। परवलय के रूप में कमी आती है। इधर अपन तापमान रखते हैं, इधर अपन चुंबकीय क्षेत्र रखते हैं, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर DC रखते हैं और यहाँ पे शून्य टेम्परेचर पे जो आरोपित चुंबकीय क्षेत्र है BC, उसको रखते हैं BC नॉट। जैसे जैसे टेम्परेचर में बढ़ोतरी होती जाएगी वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र के मान में कमी आती जाएगी। ठीक है, तो ये जो अवस्था है BC और DC के बीच की, इस अवस्था में पदार्थ अतिचालक की तरह व्यवहार करेगा और इसके बाहर सामान्य चालक की तरह व्यवहार करेगा। इसके अंदर पदार्थ अतिचालक की तरह व्यवहार करेगा, इसके बाहर सामान्य चालक की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, तो किसी टेम्परेचर पर क्रिटिकल टेम्परेचर का क्रिटिकल चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है BC0 1 माइनस D/DC का स्क्वायर, 1 माइनस D²/DC²। तो TC तो यहाँ पे क्या है, क्रांतिक ताप, D क्या है, अभीष्ट ताप, जिसपे हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। BC0 है क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र T=0 और ये BC टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे अपन को मान निकालना है। ठीक है, ये हो गया अपने पास क्या, एक फॉर्मूला है, इसको डायरेक्ट अप्लाई करेंगे अभी। ये हो गया क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र। देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर का मान बढ़ता जाता है क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता जाता है। चलिए, इसका मतलब ये है कि अधिक टेम्परेचर पे हमें
थोड़ा सा चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर ही अतिचालकता का गुण पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। और जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का सामर्थ्य हमें बढ़ाना पड़ेगा यदि हमें पदार्थ का अतिचालकता गुण खत्म करना है। ठीक, नेक्स्ट जो अपने प्रभाव गुण है वो है माइजनर प्रभाव। माइजनर प्रभाव, ठीक है। माइजनर प्रभाव क्या है, इसमें लिखेंगे जब अतिचालक पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखकर क्रांतिक ताप से कम ताप पर ठंडा किया जाता है तो चुंबकीय बल रेखाएं बाहर की ओर विस्थापित हो जाती हैं। इस प्रभाव को माइजनर प्रभाव कहते हैं। देखिए ये क्या है, अपन को बता रहा है कि यदि टेम्परेचर Tc से बड़ा है, यदि तापमान क्रांतिक ताप से बड़ा है तो ये कोई अतिचालक पदार्थ है। इस अतिचालक पदार्थ को यदि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में हम रखते हैं तो ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो इस पदार्थ के अंदर से भी जाती है। ये कौन सी कंडीशन है, जब तापमान क्रांतिक तापमान से अधिक है। ठीक है, तो जो चुंबकीय रेखाएं होंगी वो क्या होगी, इस पदार्थ के अंदर से भी पेनिट्रेट करना शुरू कर देंगे। ये पदार्थ के अंदर से गुजरना शुरू कर देती है या अंदर से गुजरती है। लेकिन जब किसी अतिचालक पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की स्थिति में रखकर तापमान को क्रांतिक ताप से भी कम कर दिया जाए तो ये चुंबकीय रेखाएं इसके अंदर न जाकर बाहर से ही निकलना शुरू कर देंगे, इसके अंदर भी =0 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं, माइजनर प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं, माइजनर प्रभाव कहते हैं। तो माइजनर प्रभाव हमें क्या बताता है कि यदि किसी अतिचालक पदार्थ को क्रांतिक ताप से कम ताप पर हम ठंडा करते हैं तो चुंबकीय बल रेखाएं पदार्थ से बाहर की ओर विस्थापित होना शुरू हो जाती है या पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 हो जाता है। यह प्रभाव कौन सा प्रभाव कहलाता है, माइजनर प्रभाव कहलाता है। ठीक, इसके बाद में लिखेंगे, इसी में ये डायग्राम बना के क्रांतिक ताप से कम ताप पर
बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में अति चालकता का गुण, अति चालकता का गुण पदार्थ के अंदर, पदार्थ के अंदर, पदार्थ के अंदर चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण का मान, पदार्थ के अंदर चुंबकीय प्रेरण का मान शून्य कर देता है, शून्य कर देता है, शून्य कर देता है। ये दोनों डायग्राम बन गए। इसके बाद में लिखेंगे यदि सामान्य ताप पर, सामान्य ताप पर जब T इज ग्रेटर देन हो Tc पर, ये वाली केस पढ़ रहे हैं। सामान्य ताप पर अति चालक पदार्थ पर, अति चालक पदार्थ पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का मान बी अप्लाई है तो कुल चुंबकीय प्रेरण, कुल चुंबकीय प्रेरण B वेक्टर इक्वल्स टू BA प्लस म्यू नॉट M, जहां पे M क्या है, प्रेरित चुंबकन तीव्रता। समीकरण नंबर 1 दे लेंगे इसको अपन, प्रेरित चुंबकन तीव्रता, प्रेरित, सॉरी ये V नॉट है, प्रेरित चुंबकन तीव्रता, प्रेरित चुंबकन तीव्रता। ठीक है, इसके बाद में लिखेंगे क्रांतिक ताप से कम ताप पर, क्रांतिक ताप से कम ताप पर पदार्थ के अंदर, पदार्थ के अंदर, पदार्थ के अंदर माइजनर प्रभाव होता है, माइजनर प्रभाव होता है, अर्थात B नॉट इक्वल्स टू 0, which gives us BA plus mu naught M equals to 0, which gives us BA vector equals to minus mu naught M, minus mu naught M, mu naught M। इसे समीकरण नंबर 2 दे देंगे अपन। अतः अति चालकता की स्थिति में, अतः अति चालकता की स्थिति में, अति चालकता की स्थिति में पदार्थ की चुंबकन प्रवृत्ति, पदार्थ की चुंबकन प्रवृत्ति काई इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू नॉट M अपॉन BA, म्यू नॉट M अपॉन BA
समीकरण 2 से बी का मान क्या है, म्यू नॉट एम अपॉन म्यू नॉट एम माइनस का इक्वल्स टू -1 देखिए जब काई का मान +1 या 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है तो पदार्थ लोह चुंबक व अनुचुंबक की तरह व्यवहार करता है। लेकिन जब काई का मान -1 होता है तो पदार्थ प्रति चुंबक की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, तो जब काई का मान -1 होता है तो पदार्थ किसकी तरह व्यवहार करता है, प्रति चुंबक की तरह व्यवहार करता है। प्रति चुंबक का मतलब है जो चुंबकीय बल रेखाओं को विस्थापित करता है, अपने से दूर धकेलता है, ऐसे पदार्थ की तरह व्यवहार करता है। तो अतिचालक पदार्थ इस कंडीशन में कैसा हो रहा है, -1 काई प्रदर्शित कर रहा है, तो इसका मतलब है कि अतिचालक पदार्थ प्रति चुंबक की तरह व्यवहार कर रहा है। ठीक, काई इक्वल्स टू -1, काई इक्वल्स टू -1। अतः पदार्थ प्रति चुंबक की तरह व्यवहार करता है। अतः पदार्थ प्रति चुंबक की तरह व्यवहार करता है। तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होंगी, पदार्थ से बाहर की ओर विस्थापित होंगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन, इसी में लिखेंगे क्रांतिक ताप से कम ताप पर पदार्थ की प्रतिरोधकता रो का शून्य होना, पदार्थ की प्रतिरोधकता रो का शून्य होना व माइसनर प्रभाव प्रदर्शित करना, माइसनर प्रभाव क्या है, काई इक्वल्स टू -1। माइसनर प्रभाव प्रदर्शित करना दो अलग अलग स्वतंत्र घटनाएं हैं, दो अलग अलग स्वतंत्र घटनाएं हैं। देखिए मैक्सवेल की समीकरण से डेल क्रॉस इक्वल्स टू -del p ओवर del t, ये मैक्सवेल की तृतीय समीकरण है। ठीक है, हम जानते हैं कि E वेक्टर इक्वल्स टू रो J वेक्टर, ये फॉर्मूला होता है। धारा घनत्व और विद्युत क्षेत्र में यही संबंध होता है, विद्युत क्षेत्र E वेक्टर इक्वल्स टू रो J वेक्टर। अतिचालकों के लिए रो इक्वल्स टू 0, अतः E इक्वल्स टू 0 या -del v ओवर del t इक्वल्स टू 0। और किसी भी राशि का अवकलन शून्य कब होता है, जब वो राशि क्या हो, नियत। तो हमें क्या पता चल रहा है कि मैक्सवेल की समीकरण से डेल क्रॉस E इक्वल्स टू -del v ओवर del t, हम जानते हैं कि E इक्वल्स टू रो J,
अतिचालकों के लिए ρ की वैल्यू 0 होती है, प्रतिरोधकता का मान 0 हो जाता है, अतः E इक्वल्स टू 0, डेल V और डेल D इक्वल्स टू 0। किसी भी राशि का अवकलन जब 0 होता है इसका मतलब है कि वो राशि क्या है, नियत है। ठीक है, अतः इसके अनुसार क्रांतिक ताप से कम ताप पर, क्रांतिक ताप से कम ताप पर, क्रांतिक ताप से कम ताप पर, क्रांतिक ताप से कम ताप पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान नियत रहता है, नियत रहता है, परंतु माइसनर प्रभाव से, माइसनर प्रभाव से, माइसनर प्रभाव से चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है, 0 होता है, 0 होता है। अतः हम कह सकते हैं कि, हम कह सकते हैं कि अतिचालक पदार्थ, अतिचालक पदार्थ की प्रतिरोधकता, की प्रतिरोधकता का 0 होना, का 0 होना तथा माइसनर प्रभाव, माइसनर प्रभाव दो अलग अलग स्वतंत्र घटनाएं हैं, दो अलग अलग स्वतंत्र घटनाएं हैं, दो अलग अलग स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। चलिए, तो ये अपन ने देख लिया। अब इसके बाद में चलते हैं अपन नेक्स्ट गुणधर्म पे। नेक्स्ट गुणधर्म में क्या बताता है इसकी बात करते हैं अपन। 5th पॉइंट है ये प्रारूप फर्स्ट व प्रारूप सेकेंड अर्धचालक, अतिचालक, सॉरी अतिचालक। प्रारूप फर्स्ट व प्रारूप सेकेंड अतिचालक, इन पे चलते हैं अपन। ठीक है कि ये दो प्रकार के अतिचालक होते हैं, इनकी बात करते हैं। देखिए ब्रीफ में बताता हूं आपको मैं। कुछ एक अर्धचालक होते हैं वो क्रांतिक ताप से अधिक ताप करते ही अपनी अतिचालकता का गुण क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। कुछ एक ऐसे अतिचालक होते हैं, अतिचालक की बात हो रही है, जो क्रांतिक ताप से कम ताप पर अतिचालकता का गुण पूरी तरह से रखते हैं। उसके बाद यदि अगर वो ताप बढ़ाते हैं तो अतिचालकता के गुण को एकदम से नष्ट ना करके धीरे धीरे क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे अर्धचालक, सॉरी अतिचालक जो क्रांतिक ताप से अधिक ताप पर संपूर्णतया अपने अतिचालकता के गुण को नष्ट कर देते हैं, प्रारूप फर्स्ट अतिचालक कहलाते हैं। तब वे अतिचालक जो धीरे धीरे अपने अतिचालकता के गुण को नष्ट करते हैं
क्या कहलाते हैं? प्रारूप सेकंड अतिचालक कहलाते हैं। ठीक है, प्रारूप फर्स्ट अतिचालक लिखेंगे इसमें, प्रारूप फर्स्ट अतिचालक, प्रारूप फर्स्ट अतिचालक, इन्हें अपन मृदु अतिचालक भी कहते हैं, मृदु अतिचालक भी कहते हैं। इसमें लिखेंगे वे अतिचालक जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करने पर, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करने पर, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करने पर पूर्ण रूप से प्रतिचुंबक की तरह व्यवहार करते हैं, मृदु अतिचालक या प्रारूप फर्स्ट अतिचालक कहलाते हैं, प्रारूप फर्स्ट अतिचालक कहलाते हैं। इनका चुंबकन वक्र निम्न प्रकार से दिया जाता है। इस स्थिति में कई अतिचालक होंगे और इस स्थिति में सामान्य चालक हो जाएंगे। तो जैसे ही अपन ने क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ाया, ये सामान्य चालक की तरह व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसी में लिखेंगे इस प्रकार के अतिचालकों के लिए क्रांतिक ताप व क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र का मान, क्रांतिक ताप व क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता है, क्रांतिक ताप व क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता है। क्षेत्र का मान कम होता है। चलिए दूसरे प्रकार के लिखेंगे अपन, प्रारूप सेकंड या कठोर अतिचालक, प्रारूप सेकंड या कठोर अतिचालक, प्रारूप सेकंड या कठोर अतिचालक। इसमें लिखेंगे इन अतिचालकों का चुंबकन वक्र निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। इन अतिचालकों का चुंबकन वक्र निम्न प्रकार से प्रदर्शित
तो यह BC1 से पहले अतिचालक की तरह व्यवहार करेंगे, BC1 और BC2 के मध्य निश्चित अवस्था में रहेंगे और BC2 से बाद में सामान्य चालक की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं। इसमें लिखेंगे क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र से कम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र पर ये इसका चुंबकत्व का गुण है -μ0m पर पदार्थ पूर्णतया प्रतिचुंबक की तरह व्यवहार करता है, पूर्णतया प्रतिचुंबक की तरह व्यवहार करता है। अर्थात चुंबकीय बल रेखाएं बाहर की ओर विस्थापित होती हैं। 0 से BC1 तक पदार्थ इस अवस्था में रहता है। 0 से BC1 तक पदार्थ अतिचालकता की अवस्था में रहता है। BC1 से अधिक सामर्थ्य का चुंबकीय क्षेत्र जब इन पदार्थों पर आरोपित किया जाता है तो इन पदार्थों की प्रतिचुंबकीय प्रवृत्ति धीरे धीरे कम होने लगती है तथा एक निश्चित मान BC2 पर पदार्थ सामान्य पदार्थ की तरह व्यवहार करने लगता है। परास BC1 से BC2 परास BC1 से BC2 के मध्य चुंबकीय बल रेखाएं पदार्थ के अंदर धीरे धीरे
भेदन करने लग जाती हैं, भेदन करने लग जाती हैं। इस प्रकार के अतिचालकों को, इस प्रकार के अतिचालकों को कठोर अतिचालक कहते हैं, कठोर अतिचालक कहते हैं, कठोर अतिचालक कहते हैं, कठोर अतिचालक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपन। ऊष्माधारिता नेक्स्ट गुणधर्म है, 6th है शायद, ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता इसमें लिखेंगे क्रांतिक ताप से अधिक ताप पर, क्रांतिक ताप से अधिक ताप पर पदार्थ की ऊष्माधारिता में, पदार्थ की ऊष्माधारिता में मुक्त इलेक्ट्रॉनों, मुक्त इलेक्ट्रॉनों तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों तथा जालक, जालक दोनों का योगदान, दोनों का योगदान होता है, दोनों का योगदान होता है। अतः पदार्थ की ऊष्माधारिता, अतः पदार्थ की ऊष्माधारिता इलेक्ट्रॉनिक ऊष्माधारिता, इलेक्ट्रॉनिक ऊष्माधारिता व जालक ऊष्माधारिता, जालक ऊष्माधारिता के योग के बराबर होती है, के योग के बराबर होती है। C इक्वल्स टू C इलेक्ट्रॉनिक प्लस C लैटिस। पदार्थ की ऊष्माधारिता इलेक्ट्रॉनिक ऊष्माधारिता और जालक ऊष्माधारिता के योग के बराबर होती है। ठीक, क्रांतिक ताप से कम ताप पर, क्रांतिक ताप से कम ताप पर पदार्थ की इलेक्ट्रॉनिक ऊष्माधारिता में, पदार्थ की इलेक्ट्रॉनिक ऊष्माधारिता में चरघातांकी रूप से, चरघातांकी रूप से कमी आने लगती है, चरघातांकी रूप से कमी आने लगती है, कमी आने लगती है, आने लगती है। अतः अतिचालक अवस्था में, अतः अतिचालक अवस्था में पदार्थ की ऊष्माधारिता, पदार्थ की ऊष्माधारिता कम होने लगती है, पदार्थ की ऊष्माधारिता कम
होने लगती है। देखिए, अगर इसका ग्राफ अपन समझें तो ये क्रांतिक ताप है, ये क्रांतिक ताप का ग्राफ है। अगर कोई सामान्य पदार्थ होता तो क्रांतिक ताप से कम ताप पर इसकी ऊष्माधारिता धीरे धीरे कम होगी, रेखीय रूप से। लेकिन अतिचालक पदार्थों के लिए क्या होता है कि चरघातांकी रूप से ये कम होने के कारण ऊष्माधारिता शीघ्रता से कम हो जाती है। तो ये तो हो गई सामान्य अवस्था। इधर तो हो गया तापमान, इधर हो गई सी ऊष्माधारिता, और ये हो गई अति चालक अवस्था, और ये हो गया क्रिटिकल टेम्परेचर Tc। तो क्रांतिक ताप से कम ताप पर सामान्य अवस्था में तो धीरे धीरे इसकी ऊष्माधारिता कम होती है, लेकिन अतिचालक अवस्था में क्या होती है, चरघातांकी रूप से कम होने लगती है। ठीक है, तो इसे अपन क्या कहते हैं, इसे अपन ऊष्माधारिता ग्राफ कहते हैं तापमान के सापेक्ष। ये अतिचालक पदार्थ के लिए है, वो सामान्य पदार्थ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इसका गुणधर्म लिखेंगे अपन, छोटे छोटे ही हैं सारे। एंट्रोपी, एंट्रोपी इसमें लिखेंगे क्रांतिक ताप से कम ताप पर, क्रांतिक ताप से कम ताप पर पदार्थ की एंट्रोपी का मान सामान्य चालक की तुलना में अति चालक पदार्थ में तीव्रता से कम होता है, अर्थात अति चालक अवस्था में इलेक्ट्रॉन अधिक सुव्यवस्थित ढंग से उपस्थित रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये क्रिटिकल टेम्परेचर है। सामान्य पदार्थ के लिए तो U खत्म होनी चाहिए, ये Sn है एंट्रोपी, ये एंट्रोपी है, ये है तापमान, और सुपर कंडक्टिंग के लिए कैसे खत्म होती है U, ये S है। तो Sn है सामान्य चालक की एंट्रोपी, और SS है अति चालक की एंट्रोपी। तो अति चालक की एंट्रोपी
तेजी से कम होती है, अर्थात अति चालक अवस्था में इलेक्ट्रॉन ज्यादा व्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, ये एंट्रोपी हो गई। नेक्स्ट अपन उस पे चलेंगे ऊष्मा चालकता। नेक्स्ट अपना टॉपिक है ऊष्मा चालकता। ऊष्मा चालकता इसमें लिखेंगे क्रांतिक ताप से कम ताप पर क्रांतिक ताप से कम ताप पर सामान्य चालक की तुलना में अति चालकता की अति चालक पदार्थ की ऊष्माधारिता में तेजी से कमी आती है। सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन अधिक अव्यवस्थित रहते हैं, जिससे वे ऊष्मा का संचरण अधिक कर पाते हैं, परंतु अति चालक अवस्था में इलेक्ट्रॉन अपेक्षाकृत अधिक व्यवस्थित रहते हैं, जिससे वे ऊष्मा का संचरण नहीं कर पाते हैं। इसका ग्राफ बनाएंगे अपन ऊष्मा चालकता का। ये क्रिटिकल टेम्परेचर है, ये सामान्य पदार्थ है, ये अति चालक है। सामान्य चालक और ये अति चालक। ये हो गई ऊष्मा चालकता और ये हो गया ताप। ठीक है, तो सामान्य चालक की तुलना में अति चालक की ऊष्मा चालकता अधिक तीव्रता से क्या होती है, कम होती है। क्रांतिक ताप से कम ताप पर, ये क्रांतिक ताप। ठीक, नेक्स्ट लिखेंगे नवा जो गुण है वो लिखेंगे समस्थानिक प्रभाव। समस्थानिक प्रभाव
इसमें लिखेंगे इस प्रभाव के अनुसार एक ही तत्व के अलग अलग समस्थानिकों का क्रांतिक ताप अलग अलग पाया जाता है। अतिचालक तत्वों के समस्थानिकों का क्रांतिक ताप इसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। m की पावर अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू 1/Tc या m अल्फा Tc इज इक्वल्स टू b नियतांक। यहाँ अल्फा एक नियतांक है जिसे समस्थानिक प्रभाव गुणांक कहते हैं। सामान्यतया अल्फा का मान 0.45 से 0.50 के मध्य होता है। 0.50 के मध्य होता है। चलिए